दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। गणतंत्र, जैसा कि आप समझ लें, जनता का तंत्र, जनता का शासन। लेकिन गणतंत्र और लोकतंत्र, इसमें फर्क है। जनता अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करती है, वह लोकतंत्र होता है। लेकिन उसी लोकतंत्र में यदि जो आपके राज्य के प्रमुख होते हैं, राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, वो यदि निर्वाचित होते हैं, तभी आप अपने देश को गणतंत्र कह सकते हैं। यदि संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत हो और वहां लोकतंत्र भी हो, तो उसे गणतंत्र नहीं कह सकते हैं। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो राज्य के प्रमुख होते हैं वे निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। राजा की तरह राजपुत्र राजा नहीं बन जाते हैं, बल्कि राज्य के जो अध्यक्ष होंगे वे निर्वाचित होंगे, कोई विशेषाधिकार वर्ग से वे नहीं आएंगे। और तमाम संप्रभुता यद्यपि की जनता के हाथ में होती है, तो ही वह अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, सरकार बनाती है और समय समय पर उसे बदलने की भी शक्ति रखती है। संवैधानिक दृष्टि से इन सब बातों को, इन सारी आजादी को, इन सारे अधिकार को उन्हें संविधान प्रदान करती है। और भारत के संदर्भ में हम लोग अपने संविधान पर, अपने गणतंत्र पर गर्व करते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम लोग अमृत महोत्सव के माहौल में अपनी उपलब्धियों, अपनी समृद्धियों की गाथा गा रहे हैं। आजादी के समय हमारा देश कई तरह की संकटों से घिरता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन तमाम बाधा, तमाम चुनौती को देशवासियों ने अपनी श्रम शक्ति के बल पर हरा दिया और एक सशक्त देश, एक समृद्ध देश की कल्पना को साकार किया। इससे भी आगे बढ़कर कहें तो आत्मनिर्भर भारत की ओर अपना देश अग्रसर है। जो देश आजादी के समय भरपेट भोजन तक नहीं जुटा पाता था, खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वह देश आज न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि कोरोना जैसे विश्वव्यापी आपदा के दौर में भी हम देखते हैं कि वैक्सीन के संदर्भ में यह आत्मनिर्भर है। ये दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर नहीं है। इन सारी उपलब्धियों के लिए यहाँ के प्रत्येक नागरिक, जन जन में बसी भारतीयता, राष्ट्र के प्रति अपनी दायित्व, इसके लिए समर्पित है। हर एक नागरिक के श्रम शक्ति, बौद्धिक क्षमता से यह देश आज विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रही है। हम अपने गणतंत्र पर गर्व करते हैं। गर्व इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि जिस समय अपना देश आजाद हुआ था, उस समय दुनिया के अन्य देश भी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी ताकतों से आजादी हासिल की थी, लेकिन हर देश में न गणतंत्र रह सका, न लोकतंत्र। वो लोकतांत्रिक आबो हवा में चले गए, तानाशाही आबो हवा में चले गए और हर एक नागरिक को तमाम तरह के अधिकार दिलाने में कामयाब नहीं हो सके, अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करने में सफल नहीं हो सके। जाहिर है गणतंत्र व्यवस्थापित नहीं हो सका, लेकिन
अपना देश न केवल लोकतंत्र स्थापित किया बल्कि गणतंत्र भी स्थापित किया और संवैधानिक शासन को आत्मसात किया। बिना किसी अराजक स्थिति के चुनावी पद्धति से सत्ता का हस्तांतरण भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को किया है। ऐसी सहिष्णुता, बौद्धिकता अन्य जगह देखने को नहीं मिलती है। यहां पर हम लोग अपने संविधान पर गर्व कर सकते हैं, वही संविधान जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया था, जिसे बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का तपस्या हम लोगों ने की। अगर कहें कि 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ और हम लोग अपने आप को गणतंत्र के रूप में स्थापित किए और तब से गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। यहां पर इसके पीछे चले तो हम ये देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भले ही हो गया हो, लेकिन अपना देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था और आजादी तो उसके पहले 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। यहां पर संविधान के संदर्भ में लागू होने के संदर्भ में कुछ बातों को देखते हैं तो दरअसल आजादी के समय हमको आजादी मिली थी, ब्रिटिश सरकार ने उस समय यहां पर 3 सदस्यीय दल भेजा था। कैबिनेट मिशन का नाम आपने सुना होगा। तीनों लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। लॉरेंस की अध्यक्षता में आए थे, क्रिश थे, एक एलेक्जेंडर थे और एक लॉरेंस थे। तीनों यहां आए थे। उसमें बात हुई थी कि आप लोग को देश दे दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, आप लोग इसके पहले अपना संविधान बना लें कि देश कैसे चलाएंगे। और वहीं पर आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और दुनिया का विशाल संविधान बनकर तैयार हुआ। 9 दिसंबर 1946 को 389 सदस्य थे। आप जानते हैं बाद में पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना, जिस कारण कुछ 90 मेंबर उधर चले गए पाकिस्तान, तो यहां 299 सदस्य ही बचे थे। और 1950 में जिस समय की 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय 284 सदस्य जीवित बचे थे, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। और यह भी समझ लें कि उसमें से 15 महिला सदस्य थे। संविधान निर्माण में महिलाओं का भी अमूल्य योगदान रहा है और उसमें से 15 सदस्य महिला है। हम देखते हैं आजादी में जिस तरह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर एक लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, उसी तरह संविधान लिखने के समय में सभी धर्मावलंबी इसमें शामिल थे, कई, और बिना किसी भेदभाव के संविधान लिखा गया। दुनिया का विशाल संविधान लिखा गया। उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची शामिल किए गए। हालांकि आज 22 भाग की जगह 25 भाग है और 395 अनुच्छेद है, लेकिन वहां पर ABCD करके कई जगह जोड़ा गया है। 448 के करीब अनुच्छेद है और अनुसूची 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। संविधान निर्माण में जो महिलाएं थी उनके बारे में यदि हम देखें तो दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा की सदस्य थी और सुचिता कृपलानी वे भी थी। मालती चौधरी। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में कहें तो
वे संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा था अस्थायी सदन में कहा था 750 संशोधन प्रस्ताव उन्होंने रखे थे। सुचेता कृपलानी के बारे में हम जानते हैं कि वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए वे शामिल की गई थी। एक थी मालती चौधरी, गांधी जी ने उन्हें तूफानी कहा है और रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें मीनू कहते थे। कांग्रेस समिति उत्तर प्रदेश की वे अध्यक्ष भी थी और प्रौढ़ शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनको आगे बढ़ाने में। संविधान सभा के अन्य महिलाओं को देखें तो विजया लक्ष्मी पंडित, आप जानते हैं कि ये सोवियत संघ में बाद में राजदूत के रूप में भी नियुक्त की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की प्रथम महिला प्रतिनिधित्व तथा 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम निर्वाचित महिला अध्यक्ष भी बनी। कमला चौधरी थी। कमला चौधरी जब बापू ने 1930 में सविनय विज्ञान आंदोलन चलाया था तो उनके साथ थी। एक लेखिका के तौर पर इनकी प्रसिद्धि रही है और बाद में भी 1970 में लोकसभा की सदस्य भी बनी। राजकुमारी अमृत कौर, वो भी संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय सदस्य थी। राजकुमारी अमृत कौर भारत में प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी और जो एम्स आप देख रहे हैं उसकी स्थापना में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही राजकुमारी अमृत कौर की। अन्य महिलाओं में सरोजिनी नायडू, आपने सरोजिनी नायडू का नाम अवश्य सुना होगा। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनी और कहा था महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेणुका रे 1934 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में काम की थी और भारत में महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने जुटाई। हंसा जीवराज मेहता, कहा जाता है कि ये भी अपने क्षेत्र में बहुत काम की और हंसाराज मेहता 1946 से 1950 तक भारत के संविधान सभा की सदस्य रही। दक्षा यानी बेलायुधन, ये एक दलित महिला थी और इकलौती दलित महिला थी जो संविधान तैयार करने में जुटी थी। 1945 में कोच्चि विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थी। पूर्णिमा बनर्जी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थी, ये भी संविधान सभा में शामिल थी। अम्मू स्वामीनाथन संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने में ये सक्रिय रही। लीला राय आजादी की लड़ाई में ये जेल में की यात्रा की, 6 साल तक इन्होंने जेल को भोगा। 1946 में ढाका से संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला प्रतिनिधि थी ये भारतीय संविधान सभा में और 1969 से 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। एनी मस्करानी, ये भारत से ट्रावनकोर राज्य के संबंध, ट्रावनकोर राज्य आप जानते हैं कि उस समय वे भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे और इनका विशेष प्रयास था जिस कारण कि ट्रावनकोर को भारत में शामिल करा लिया गया और भारत के पहले आम चुनाव में केरल से पहली महिला सांसद के रूप में एनी मस्करानी चुनी गई थी। भारतीय संविधान सभा के बारे में आप जानते हो कि संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है उसको, उसके भी वो अध्यक्ष थे और संविधान सभा का जो गठन हुआ वो जो बैठक हुई वो सेंट्रल हॉल में हुई थी और कहा जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा के पहले वो अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे और इन्हीं की देखरेख में पूरा संविधान तैयार किया गया।
संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव का नाम आता है। संविधान को तैयार होने में आप जान रहे हैं 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए, और पूरी बैठक को देखें तो 166 बार बैठकें हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को 2 हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई थी, जो कि हिंदी में और अंग्रेजी में थे। दुनिया का विशाल और लिखित संविधान अपने देश का संविधान है। कई एक देशों से भिन्न भिन्न बातों को अपने संविधान में स्थान देने का प्रयास किया गया, ताकि दुनिया भर के संविधानों की अच्छाई को हम लोग आत्मसात कर सकें। न केवल आत्मसात कर सकें, बल्कि इसके पीछे उद्देश्य रहा कि हर एक नागरिक को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। वे न केवल व्यक्तिगत विकास करें, बल्कि व्यक्तिगत विकास से राष्ट्रीय विकास का भी राह खुलेगा। 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन 1950 के पहले यदि देखें तो 26 जनवरी का दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। स्वतंत्रता दिवस इस मायने में था कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान तैयार कर लिया गया था, लेकिन उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से, इसलिए कि 26 जनवरी का दिन हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, और उस दिन को संविधान निर्माता ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। इसीलिए 26 जनवरी का दिन तय रखा गया था। इसके पीछे भी कहानी यह है कि 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और वहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था। वहीं यह फैसला लिया गया था कि रावी नदी के तट पर झंडा फहराया जाएगा। वहीं यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाएंगे, और आगामी दिसंबर में यह लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक रूप में आजादी दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, और 1930 से यह यात्रा शुरू कर दी गई कि अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाई जाएगी, और हर साल प्रत्येक साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यहां तक कि 26 जनवरी 1947, 48, 49 तक को भी इस दिन को मनाया गया, और 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हो गया, विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को हम लोग जानते हैं, उस दिन से यह राष्ट्रीय पर्व मनाना प्रारंभ हुआ। और यह दिन हमें स्मरण दिलाता है इस दिन का क्या ऐतिहासिक महत्व है। यह महज तिरंगा लहराने का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे की बलिदानी, इसके पीछे की भावना को भी हमें स्मरण करने का दिन है। यह दिन हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक अधिकार के लिए पवित्र दिन तो है ही। यह दिन हम देशवासियों को यह भी याद दिलाता है कि आपके दायित्व, आपके निर्वहन, आपके राष्ट्र धर्म के बदौलत ही यह देश जीवित है। हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से। इसका कब से है, इसका कोई एक दिन नहीं है, बल्कि अपनी समृद्धि, अपनी अतीत की विरासत को जिस रूप में चली आ रही है,
उसको सजोने में, संवारने में आपका भी योगदान अहम है। संविधान तो महज एक दस्तावेज है, उसे चलाना, उसे निभाना तो यहाँ के नागरिकों को ही है। कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान चाहे जितना ही अच्छा हो या बुरा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वह बहुत अच्छा ही हो जाए तो भी वह बुरा साबित हो जाए, तब जब उसे लागू करने वाले बुरे हों। इसलिए अच्छे संविधान के लिए, अच्छे संविधान के निर्वहन के लिए अच्छे लोग का भी रहना जरूरी है। अपनी जिम्मेदारी को भी समझने की जरूरी है। अपने आचरण से हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे राष्ट्रीयता की भावना को क्षति पहुंचे, हमारी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो। भारतीय गणतंत्र एक एक नागरिकों से बनता है और एक एक नागरिकों को भी अपनी आहुति देने की आवश्यकता होती है, अपनी धर्म निभाने की आवश्यकता होती है। गणतंत्र पर हम लोग गौरवान्वित होते हैं। 26 जनवरी को पूरे देश भर समारोह लोग मनाते हैं। विद्यालय हो या कोई भी संस्थान, निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान, हर जगह तिरंगा लहराता है और राष्ट्र प्रेम से लोग आह्लादित रहते हैं। एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हैं और इसका मुख्य आकर्षण तो दिल्ली रहता है, जहां झांकी निकाली जाती है, परेड होती है, राजपथ पर परेड होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है अपनी टॉप का, टैंक का। और यह दिखाता है कि हमारी शक्ति सदा सादगी के लिए, शांति के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमारी शक्ति का प्रदर्शन इस बात का द्योतक होता है कि आप राष्ट्र पर गर्व कर सकते हैं। राष्ट्र आपकी सुरक्षा करने की शक्ति रखता है। राष्ट्र के पास इतना हथियार है कि वो आपको शांति दे सकता है, देता है। इस अवसर पर हम लोग देखते हैं कि विदेशी अतिथि को भी आमंत्रित किया जाता है और विशेषकर उस विशेष विदेशी अतिथि में ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे मित्र देश के अतिथि जो होते हैं उन्हें ही आमंत्रित किया जाता है। और यह इस बात का भी द्योतक होता है कि उन देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं, जाहिर है हम अतिथि उन्हीं को बनाना चाहते हैं, उन्हीं को बुलाना चाहेंगे जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं। 26 जनवरी 2022 के अवसर पर हम देखते हैं कि पश्चिम एशिया के देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हर बार ये बदलते रहता है, लेकिन हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यह विदेशों के साथ, अन्य देशों के साथ हमारी मित्रता को भी दर्शाती है। अपने जश्न में अपने मित्र को भी हम सहभागी बनाते हैं। गणतंत्र शब्द की बातें हमें यह याद दिलाती है कि यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक वर्ग का नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र सबों का है। यह आराध्य, यहां रहने वाले समस्त लोग न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि उनकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना
इस राष्ट्र का निर्माण करती है। इस देश की पहचान नागरिकों की इसी चेतना से, यहां की नागरिकों की जागृत अवस्थाएं योगक्षेम का एहसास कराती है। यही कारण है कि टूटते बिखरते हुए देश की एकता और अखंडता का बोध राष्ट्रवासी को भी है। अपनी आजादी के बाद अपनी विवेकपूर्ण क्षमता से अपने राष्ट्र को संगठित करने में जननेता ने सफलता पाई। तमाम क्षेत्रीयता, तमाम अलगाववादिता के बाद भी यह देश एक है। विविधता में एकता हमारी पहचान है। राष्ट्र की संप्रभुता अक्षुण्ण है और वह हर एक नागरिक में बसती है। कहा जाता है कि देश की रक्षा सिर्फ सैनिकों से ही नहीं होती, बल्कि वह नागरिकों से होती है। और जब हर एक नागरिक सजग होगा तो फिर राष्ट्र की स्वतंत्रता को भला कौन छीन सकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय जहां एक और मस्तक है तो फिर कन्याकुमारी में इस देश के चरण धुलते हैं और केसों से लहराती गंगा यमुना इस देश में बहती है। पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर जैसी भुजाएं बताता है कि राष्ट्र की समृद्धि क्या है। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा लोग पवित्र रहे। राष्ट्र के विरुद्ध कोई भी कार्य हमारे यहां अच्छी नहीं मानी जाती। तभी तो आजादी के समय हंसते हंसते इस धरती की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, धरती माता के लिए लोग अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। अपने इस राष्ट्र पर गर्व करते हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज आधिकारिक रूप से पहली बार लहराया था। और वह दिन पूर्ण स्वराज का दिन, सत्ता शासन और लोकतंत्र, संविधान के अनुसार चलने का दिन था। वो प्रारंभ बिंदु आज भी हर एक लोगों को तमाम तरह के अधिकार के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है। तमाम मौलिक अधिकार, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, इन आबो हवा में गत 75 वर्षों से देश फलीभूत हो रहा है। राष्ट्र समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए अग्रसर है। एक एक नागरिकों का कल्याण करना हमारी संविधान तय करती है। इतने अधिक मौलिक अधिकार हैं कि निजता का अधिकार के साथ साथ खुशी पाने का अधिकार हमें प्राप्त है। न केवल भोजन पाने का अधिकार, बल्कि काम करने का भी अधिकार है। सरकार ने, यद्यपि कि कई ये कारण रहे हैं
की तमाम योजनाओं के बावजूद लगता है कि कहीं न कहीं सरकार विफल रही है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को हम दरकिनार नहीं कर सकते। सभी राजनीतिक दलों को सत्ता सुख भोगने का मौका मिला है और यह राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है। आम जनता के मनोमस्तिष्क में हर एक राजनीतिक दल के लिए आदर है। उसे यदि कोई राजनीतिक दल की नियति अच्छी नहीं लगती है तो उसे चुनाव के माध्यम से बदली भी है। और सभी राजनीतिक दलों ने जब जब उन्हें सत्ता सुख भोगने का मौका मिला तो जनता के लिए भी ऐतिहासिक काम हुए हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि किसी ने नहीं किया। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुरूप हर एक राजनीतिक दलों ने देशवासियों के हित में कानून बनाए हैं, चाहे हरित क्रांति की बात हो या आयुष्मान योजना की। चाहे पंचायती राज की बात हो या कोरोना वैक्सीन की, हर एक लोगों को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को आदर करते हुए वास्तविक गणतंत्र के स्वरूप को एक गति प्रदान किया गया है। अपने देश में इतना अधिक लचीलापन अपनाया गया कि किसी को यह नहीं लगे उनके लिए यह देश, यह शासन, यह संविधान शायद स्वीकार्य नहीं हो, बल्कि सहज रूप से वे इन्हें आत्मसात कर सके। और स्वाभाविक है कि देश नागरिकों से बनता है और नागरिकों का कर्तव्य जितना विशाल होगा उतना ही विशाल अधिकार भी उन्हें प्राप्त होगा। संविधान आजादी की एक रूपरेखा तय कर देती है। निर्वहन तो हमारे दायित्व पर निर्भर करता है। हम सिर्फ अपनी आजादी तक में अपनी आजादी के अधिकार को सीमित करके नहीं देख सकते, बल्कि हमें अपनी आजादी के साथ साथ दूसरों की आजादी का भी ख्याल रखना होता है। तभी हम वास्तविक अर्थों में दूसरे लोगों को भी, अधिकारों की भी हम सुरक्षा कर पाते हैं। सूर्य से जिस तरह संसार के सभी लोग लाभान्वित होते हैं, आकर्षित होते हैं, आलोकित होते हैं, उसी तरह यह संविधान सबों के लिए एक साथ अधिकार और दायित्व की अपेक्षा करता है। यह बात हमारे लिए गर्व करने की है। इतिहास में कहा जाता है कि कभी यूनान, मिस्र, रोम की तूती बोला करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। और हमारा देश भारत, जो पारंपरिक रूप से सदियों से जिस संस्कृति को, जिस आबोहवा को संजोए हुए है, वह आज भी दिखती है। यह आध्यात्मिक चेतना आज भी दिखती है। ज्ञान का वह दर्शन आज भी होता है। हम गर्व करते हैं। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1930 के बाद से ही अपने देश में नहीं है। उसके पहले वैशाली की लिच्छवी में भी गणतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। हमारे लिए गणतंत्र कोई अजूबा चीज नहीं था। हर एक लोगों की भावनाओं का सम्मान करना और बिना किसी भेदभाव के प्रमुख बनना, समान अवसर सबों के लिए देना, विद्या का, योग्यता का, बुद्धि का सम्मान करना, जिस वातावरण में हो वहां गणतंत्र ही होगा। यहां गणतंत्र के संदर्भ में कोई किसी को संशय की बात नहीं होती है।
अपने गणतंत्र के संदर्भ में यद्यपि की कई तरह की चुनौतियां भी कभी कभी हमें दिखती है, लेकिन कुल मिलाकर हम अपने देश की स्थिति पर गर्व कर सकते हैं। अपने गणतंत्र की सफलता के लिए संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं। इतनी अच्छी संविधान बनाकर एक अच्छी राह प्रशस्त कर दिए हैं। इस राह पर भी चलकर हम न केवल स्वयं का बल्कि समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। विश्व में शांति स्थापित कर नई राह दिखा सकते हैं। उन्नति का सृजन कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, और इस भावना को लेकर हम आज भी चल रहे हैं। हम गर्व कर सकते हैं अपने संविधान पर, हम सम्मान करते हैं अपने इस संविधान का, और भारतीय गणतंत्र की यात्रा अनवरत चलती रहे, अनंत यात्रा चलती रहे। यही हम लोग की कामना है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, उसके पहले भी भारत था। उन्होंने यूरोप वासियों के लिए रास्ता भले दिखा दिया था उनको, लेकिन भारत का सृजन वहां से ही नहीं होता है। अनंत वर्षों की यात्रा इसी सफलता के साथ अनवरत चलता रहे। हमारा लोकतंत्र जीवित रहे, हमारा गणतंत्र यथार्थ में सफलीभूत होता रहे, हर एक नागरिक को तंत्र में सहभागी निभाने का अवसर मिलता रहे, उन्नति हर एक व्यक्ति के लिए विकास की मिसाल स्थापित करती रहे। यही हम लोगों की कामना रहेगी। जय हिंद, जय भारत।